ऐसा तो नहीं राजीव सिंह पारिच्छा उस एंटी इनकम्बेंसी में बयार में बह जाएं, आपका विरोध तो नहीं है? एंटी इनकम्बेंसी शब्द अगर कोई है, अगर जनता अगेंस्ट है तो समाजवादी पार्टी के। आज भी उसका गुंडा राज लोग सोच लेते हैं तो नींद नहीं आती। राजीव सिंह पारिच्छा टिकट को लेकर कितने कॉन्फिडेंट हैं करने का, लेकिन रक्षा क्षेत्र में अभी भी लोगों के नलों में पीने के पानी की प्रॉब्लम है। तो 5 साल से तो आपकी सरकार है, क्या आप मानते हैं कि आज बेटियां सुरक्षित हैं? इसको पूरा प्रदेश और देश मानता है, बेटियां स्वयं कहती हैं और उसके प्रमाण भी हैं। एक ट्रैक्टर वाला भी अवैध खनन करता है तो वो पकड़ जाता है, उसको मुकदमा लिखता है। चाचा खनन कराएंगे तो सैया भाई कोतवाल तो फिर डरकाएगा। जब चाचा के यहाँ से आदेश होगा तो खनन नहीं रुकेगा, न जमीनों पर कब्जे रुकेगा। को गोरखपुर भेज दिया, वहाँ से वापस नहीं आया। अखिलेश यादव के घर ही में ही सेंधमारी कर दी, उनकी जो बहू है उसको ही तोड़ लिया आप लोगों ने। तो अपर्णा यादव आस्था से आई हैं कि लालच में आई हैं टिकट की? समाजवादी पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है। 200 रुपये का तेल और बेरोजगारी, इनसे ये पूछो बेरोजगारी। अगर 1% ऐसा होता है कि राजीव सिंह पारिच्छा को टिकट नहीं मिल रहा, तो क्या राजीव सिंह पारिच्छा एज ए कार्यकर्ता बनकर उस प्रत्याशी के लिए काम करें? 2022 के विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। अब सब लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि बीजेपी की जो लिस्ट आए वो किसको उसमें टिकट मिल रहा है। सिटिंग एमएलए भी इस बात के इंतजार में हैं कि कब हमें हाईकमान से हरी झंडी मिले और हम विधानसभा चुनाव में जनता के बीच जाएं। और विधायक किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे? हमारे साथ बबीना के एमएलए हैं राजीव सिंह पारिच्छा, उन्हीं से हम बात करते हैं कि अगर पार्टी आपके ऊपर दोबारा से भरोसा जताती है, आपके ऊपर आपके विकास कार्यों को लेकर, तो किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? 5 साल में जो हम लोगों ने काम किया है, 5 साल में जो योगी सरकार ने जनता के कल्याण की योजनाएं चलाई हैं और ज़मीन तक पहुंची हैं, उन योजनाओं के आधार पर, उन योजनाओं के दम पर हम दोबारा से जनता के बीच में जाएंगे। और हमको पूरा विश्वास है कि हम लोग पूर्ण बहुमत की सरकार के साथ में, पिछले बार से अधिक मार्जिन के साथ में प्रत्येक सीट पर हम लोग जीत हासिल करेंगे। ये हम लोगों का पूर्ण विश्वास है और जैसा जो मैं आपसे कह रहा हूँ वही लगभग उत्तर प्रदेश की जनता भी मानती है। तो आप बबीना में 5 साल आपने बबीना को करीब से देखा है। बबीना में कई ऐसे आपने काम किए हैं, लेकिन वहाँ एक सबसे बड़ी समस्या है पेयजल की। उस पर आपने प्रयास किया है उसको दूर करने का, लेकिन रक्षा क्षेत्र में अभी भी लोगों के नलों में पीने के पानी की प्रॉब्लम है। तो उसको आप किस लेवल तक दूर किया आपने, और क्या वो रह गई तो आगे अगर आपको मौका मिलता है तो उसको दूर किया जाएगा? ये जो आप बता रहे हैं, अभी जो हमारी पेयजल योजना चल रही है, उस पेयजल योजना से हमको जैसे ही पानी मिलेगा तो रक्षा का जो क्षेत्र है, जो अभी पहले योजना शुरू हुई थी आज से 25-30 साल पहले, अब उसके बाद फिर ज़्यादा और बस्ती बढ़ गई, तो बस्ती बढ़ने से उस क्षेत्र में अभी भी पानी की थोड़ी सी दिक्कत है। तो जो नई योजना आई है उसमें वो कवर है पूरा, तो वो धीरे धीरे काम भी चल रहा है। और मुझे लगता है महीने 2 महीने, अधिकतम 3 से 4 महीने में उस जैसी परियोजना हमारी चालू होती है, प्रत्येक घर को शुद्ध पानी, और शुद्ध पानी भी उस क्वालिटी का जो स्वास्थ्य के लिए उत्तम होता है, उस कैटेगरी का पानी हम अपनी विधानसभा के लोगों को उपलब्ध कराएंगे, पर्याप्त पानी। तो क्या राजीव सिंह को यकीन है कि उन्होंने अपनी बबीना विधानसभा में इतना काम किया है कि पार्टी नेतृत्व उनको इस बार भी उन पर भरोसा जताएगी और दोबारा विधानसभा भेजने का यहाँ की जनता काम करेगी? ये जनता पे हमें विश्वास है कि जनता जिसको भी पार्टी टिकट देगी, बबीना विधानसभा की जनता उसको विधानसभा में भेजने का काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी का सिंबल जो भी लेके आएगा, क्योंकि भाजपा के ऊपर विश्वास, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास बबीना विधानसभा की जनता करती है और प्रदेश की जनता करती है। रही बात टिकट देने की, हमने पर्याप्त जो हमारी सामर्थ्य थी उस सामर्थ्य के अनुसार हमने काम किया। पार्टी की जो पॉलिसी है उस पॉलिसी को हमने जनता के बीच में ले जाकर, उस पॉलिसी के आधार पर जनता के भले के लिए जो काम हो सकते थे वो काम किए, और जनता के संपर्क में रहे, उनके कांटेक्ट में रह के उनके जो व्यक्तिगत काम भी होते थे उनके लिए भी हम खड़े रहे। और मुझे उन सब चीज़ों के ऊपर भरोसा के कारण भरोसा है कि जनता हमारे साथ में है। रही बात पार्टी की, क्योंकि चुनाव में कई फैक्टर होते हैं, उन फैक्टरों के आधार पर प्रत्याशी तय करे जाते हैं। असली जीत मुद्दा होती है कि हम लोग जीते कैसे, पार्टी जीते कैसे, क्योंकि पार्टी अगर उत्तर प्रदेश में जीतती है तभी जो कल्याणकारी योजनाएं जो चल रही हैं उन योजनाओं का लगातार लाभ मिलने वाला है।
राजीव विधायक हैं नहीं है उससे काम नहीं चलेगा। विधायक बबीना से भारतीय जनता पार्टी का होना चाहिए, नाम उसका कुछ भी हो, लेकिन वो जीतने वाला व्यक्ति सिंबल कमल का फूल होना चाहिए। जब यहाँ से कमल का फूल जाएगा तभी 300 फूलों की माला बनेगी, तब जाके उत्तर प्रदेश का जो कल्याण हो रहा है, जो भला हो रहा है, योजनाएं ज़मीन तक पहुँच रही हैं, लोगों को राशन मुफ्त मिल रहा है, लोगों को तेल और दाल मुफ्त मिल रही है, लोगों को नमक मुफ्त मिल रहा है, महीने में ज़रूरत पड़ने पे तो पेंशन मिल रही है, ज़रूरत पड़ने पे लोगों को सरकार के द्वारा 1-1 हज़ार रुपये उनके खाते में आ रहा है। कोरोना जैसी महामारी में भी कई बार सरकार ने गरीबों के खाते में पैसे पहुंचाए हैं। तो ऐसा जो कल्याणकारी काम चल रहा है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अलावा संभव नहीं है। अगर ये सारे काम कोरोना अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अलावा भी अगर किसी सरकार में आ जाता तो बाकी लोगों को तो संभालना मुश्किल हो जाता। यहाँ पे ऐसी परिस्थितियाँ बन जाती कि महामारी जैसे हालात हो जाते, लाखों लोग हताहत हो जाते। उसकी कल्पना अगर हम करें कि अगर भाजपा की सरकार योगी जी के अलावा कोई मुख्यमंत्री होता तो उत्तर प्रदेश के हालात बद से बदतर हो जाते। जैसे दुनिया के हालात हम लोग टीवी पे देखते हैं उससे भी ज़्यादा बुरे हालात हमारे यहाँ होते, क्योंकि हमारे पास ना तो मेडिकल फैसिलिटी उतनी अच्छी है। वो तो अभी योगी जी ने पिछले 3-4 साल में उसको बहुत दुरुस्त किया है। पहले ऐसे हालात नहीं थे, हमारे पास ऑक्सीजन प्लांट नहीं थे, हमारे पास बेड्स नहीं थे, वेंटिलेटर नहीं थे। तो ये सारी चीज़ें 2-2.5 साल में इतना मजबूत हेल्थ स्ट्रक्चर बना के तैयार कर देना और लोगों को इलाज कराना, अब हम उस स्थिति में हैं और आज उसका परिणाम भी देखें। तीसरी लहर चल रही है, कितना भयंकर वैक्सीनेशन किया है। आज 15 करोड़ के आसपास वैक्सीनेशन यूपी में हो गया, 150 करोड़ के ऊपर वैक्सीनेशन इंडिया में हो गया। ये चमत्कारिक काम हुए हैं। इन कामों की दम पर आज हम पूर्ण बहुमत की सरकार और 300+ की सरकार बना रहे। जनता के मन में अगर विश्वास किसी के प्रति है तो वो योगी जी के प्रति है, विश्वास किसी के प्रति है तो मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के प्रति है। इसीलिए यहाँ महत्वपूर्ण ये है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीतना चाहिए प्रत्येक सीट से। ये जनता के लिए ज़रूरी है और जनता बस ये निर्णय लेने वाली है, जनता इस पर विचार करने वाली है। तो राजीव जी, कहीं ये संशय तो नहीं है कि देखो 5 साल कोई भी रहे, हम रहें या आप रहें, एक जगह रहें, सरकार भी रहे 5 साल, तो उसकी एंटी इनकम्बेंसी उसके ऊपर हावी हो जाती है। तो कहीं ऐसा तो नहीं राजीव सिंह पारीक्षा उस एंटी इनकम्बेंसी में बयार में बह जाएं? आपका विरोध तो नहीं है? आपने बिल्कुल सही बात कही जी। एंटी इनकम्बेंसी, जो भी इनकम्बेंट होता है उससे अपेक्षाएं ज़्यादा होती हैं और अपेक्षाएं ज़्यादा होने के कारण एंटी इनकम्बेंसी बनती है। लेकिन इस बार एक बड़ा सुखद वातावरण है, इस बार बहुत अच्छी परिस्थितियां बनी हैं और मैं इस चीज़ का दावा करता हूं, आप भी सर्वे कर रहे हैं, आप भी गांव-गांव जा रहे हैं, इस बार एंटी इनकम्बेंसी नाम का कोई शब्द नहीं है। आज भी एंटी इनकम्बेंसी शब्द अगर कोई है, अगर जनता अगेंस्ट है तो समाजवादी पार्टी के है। आज भी उसका गुंडा राज लोग सोच लेते हैं तो नींद नहीं आती। बेटियों के साथ में अत्याचार, उसकी चर्चा हो जाए तो लोग कांप जाते हैं। जो सिहरन लोगों को समाजवादी पार्टी के शासन की याद करने में आ जाती है तो उसका आज भाजपा को फिर फायदा मिल रहा है। तो एंटी इनकम्बेंसी भाजपा के खिलाफ नहीं है, बल्कि भाजपा के पक्ष में प्रो इनकम्बेंसी है। आज भी लोग कहते हैं कि अगर हमें बचना है, हमको प्यार से और मान सम्मान से जीना है, शांति से जीना है, तो हमको एक ही शासन चाहिए, योगी जी का शासन, भारतीय जनता पार्टी का शासन। और मुझे लगता है कि जनता फिर इस बार प्रचंड बहुमत के साथ में योगी जी को वापस लेके आने वाली है। सपा की सरकार 5 साल से नहीं है, 5 साल से तो आपकी सरकार है। क्या आप मानते हैं कि आज बेटियां सुरक्षित हैं? ये तो दावे से हम तो कहते ही हैं, हम कहेंगे तो आप कहोगे भारतीय जनता पार्टी के विधायक हो। इस चीज़ को पूरा प्रदेश और देश मानता है, बेटियां स्वयं कहती हैं और उसके प्रमाण भी हैं कि लोग छोड़ छोड़ के बेटियां आ रही हैं। नहीं, जो हाथरस में घटना हुई तो उसको लेकर संशय हो गया ना, उसकी जबरन उसकी डेड बॉडी जलाई गई उस बेटी की, काफ़ी आपकी सरकार की आलोचना हुई थी उस केस में। आलोचना जी बिल्कुल राजनीतिक रूप से आलोचना लोगों ने करी जी। लेकिन सच्चाई तो यही है कि हमने उसको गुनाहगार को पकड़ा, उसको जेल में डाला। घटनाएं हुई तो घटना के ऊपर कोई अपना पराया नहीं होता है सरकार में। गुनाहगार की कोई जाति नहीं होती, गुनाहगार किसी का रिश्तेदार नहीं होता, गुनाहगार गुनाहगार होता है। और गुनाह करने वाले को सज़ा दिलाने का काम सबसे ज़्यादा अगर कभी हुआ है तो इन 5 सालों में हुआ। इसी से कानून का इकबाल बढ़ा है।
बेटियों में भरोसा बढ़ा है, माताओं में विश्वास बढ़ा है। आज माताएं खुले मन से रात में दिन में जाती है, ज़रूरत नहीं है कोई उनके साथ जाए, ये विश्वास है, योगी जी का विश्वास उनके साथ में रहता है। तो ये जो एक आध घटना की आप चर्चा करते हैं, ये अभी घटना राजस्थान में हो गई, सरकार उसको एडमिट ही नहीं कर रही। कभी कहती है साहब ऐसा नहीं हुआ, कभी कहती है हाँ बलात्कार हुआ, कभी कहती है ऐसा हुआ, कभी कहती है एक्सीडेंट हो गया। वो तो अब बेचारी मूक बधिर के साथ में ऐसी घटना। तो मानते हैं हम तो ये कह रहे अब गुंडई में कमी आई है। कमी क्या, गुंडे भाग गए ना, अब गुंडे ही नहीं बचे। जो कुछ बचे हैं तो वो अभी किसी ना किसी का सिंबल लेके आ गए। अभी समाजवादी पार्टी के तो यानी कि बुलडोजर तंत्र अभी भी हावी है। बुलडोजर तंत्र हावी नहीं है, ये कानून का राज हावी है। और कानून का राज हावी होने के लिए जो भी आवश्यक होता है योगी जी उसका प्रयोग करते हैं। और गुंडों को डर लगना ही चाहिए, अपराधियों के अंदर भय होना ही चाहिए। अभी तक ये नहीं हुआ। अपराधी मलाई खाते थे, अपराधियों को संरक्षण मिलता था और जनता कष्ट में रहती थी, लोगों की ज़मीनों पर कब्जे होते रहते थे और हम लोग सभई में डांस नाच गाना देखते थे। वो दौर चला गया। अब सेवा होती है, योगी जी 18 घंटे सेवा करते हैं। उत्तर प्रदेश का जो मुख्यमंत्री आवास है वहाँ पे अब महफिलें नहीं जमती, वहाँ पे जनता की भलाई के काम होते हैं। और ऐसे एक पहले मुख्यमंत्री हैं जो कहते हैं कि मैं हिंदू हूँ, एक्सीडेंटल हिंदू नहीं कहते, कहते मैं हिंदू हूँ। और 42 बार वो अयोध्या गए। और मैं ये रिकॉर्ड है कि एक मुख्यमंत्री जो 5 साल में 42 बार अयोध्या जाते हैं और सारे मुख्यमंत्री पूरे लगभग 70 साल में 42, सबका जोड़ लिया जाए दौरा तो सारे मिला के 70 साल में 42 बार नहीं गए होंगे। लोग तो ये भी कहते हैं कि यहाँ आपके विपक्षी नेता आते हैं और चाहते हैं लेकिन राम रया सरकार के दर्शन नहीं करते। तो उनको आस्था ही नहीं है ना राम से, ना उनकी राम से आस्था है, ना उनकी कृष्ण से आस्था है, उनकी तो सत्ता से आस्था है। लेकिन वो तो अब ये कह रहे हैं कि बाबा जी को योगी जी को गोरखपुर भेज दिया, वहाँ से वापस नहीं आने वाले। मुझे पता नहीं, वो योगी जी गोरखपुर से ही आए थे और उनके गुंडा राज को ख़त्म करने के लिए योगी जी, वो जो भूमि है तपोस्थली है, योगी जी की जो भूमि है गोरखपुर, वो गोरखनाथ की भूमि है। और ऐसे ही आतंकवादियों के लिए जो संरक्षण दाता थे, गुंडा राज के जो जन्मदाता थे, ऐसे लोगों को कई बार नेस्तनाबूद उस भूमि ने किया है। योगी जी उस भूमि में रचे बसे हैं। और दोबारा से 10 तारीख के बाद, 10 मार्च के बाद जो लोग रह गए, घुस के योगी जी ने कहा है कि ऐसे लोगों को उनके बिल में घुस के उनकी भाषा में जवाब देंगे। इसलिए वो लोग निश्चिंत रहें कि योगी जी अभी कई सालों तक यहाँ रहने वाले हैं। 2022 से 27 में तो रहेंगे, जब तक उत्तर प्रदेश की सारी ज़रूरतें पूरी नहीं हो जाती, एक एक जनता को उसका हक अधिकार नहीं मिल जाता, योगी जी यहाँ रहेंगे अभी बहुत लंबे समय तक रहेंगे। लेकिन आप लोगों ने तो अखिलेश यादव के घर ही में ही सेंधमारी कर दी, उनकी जो बहू है उसको ही तोड़ लिया आप लोगों ने। वो तो सही बात है ना, उनके यहाँ उत्पीड़न परिवार में भी होता है, क्योंकि परिवार ही पार्टी है, पार्टी ही परिवार है। तो ना तो वो पार्टी चला पाए, ना सरकार चला पाए, ना परिवार चला पाए, उनके यहाँ विद्रोह की स्थिति है। तो अपर्णा यादव आस्था से आई हैं कि लालच में आई हैं टिकट के? ये तो अपर्णा जी ने एक बार भी नहीं कहा कि हम टिकट के लिए आए हैं, और योग्य हैं। और पार्टी को अगर लगता है कि उनसे पार्टी को लाभ हो सकता है, क्योंकि वो कार्यकर्ता है पार्टी की और राष्ट्रवादी विचारों से वो ओतप्रेत है और उनके अंदर राष्ट्र बसता है, धर्म बसता है। और उस परिवार में भी रहीं जहाँ पे धर्म का माहौल उड़ाया जाता था, राष्ट्रवाद के नारे लगाने वालों पे कार्रवाई वहाँ होती थी, तब भी वो कहीं ना कहीं अपने विचारों को व्यक्त करती रहीं। और ये आपने कई बार आप लोगों ने चलाया है कि एक वहाँ पे लंका में विभीषण की तरह वो अपर्णा रहती है, अपर्णा का परिवार रहता है। तो लंका में विभीषण थी, विभीषण को राम मिल नहीं थे, राम के यहाँ आ गए। वापस फिर बबीना विधानसभा पर आते हैं। रोजगार की बड़ी समस्या है, बबीना विधानसभा का हर जगह है, कोरोना काल में लोगों की नौकरियां गईं, तो क्या है इस बार रोजगार का अवसर जितना मिलना चाहिए था युवाओं को नहीं मिल पाया? समाजवादी पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, 200 रुपये का तेल और बेरोजगारी। इनसे ये पूछो बेरोजगारी क्या, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो बेरोजगारी क्या ख़त्म कर दी थी उन्होंने? क्या उस समय तेल क्या ये कंट्रोल के रेट पे बेचते थे? उनका कोई मुद्दा नहीं है। बेरोजगारी बेरोजगारी बेरोजगारी, ये केवल समाजवादी पार्टी के पास
ये केवल उनको अपनी जान बचाने का, जनता के बीच में जाने का बहाना है। बेरोजगारी, आंकड़े कहते हैं कि बेरोजगारी 17 से 4% पर लेके हम लोग आए ना, उत्तर प्रदेश में लेके आए। जब उत्तर प्रदेश में आई तो बेरोजगारी बबीना में भी आई है, कम, वहाँ के आंकड़े कम हुए हैं, लोगों को रोजगार मिला है। हमने मनरेगा के माध्यम से, तमाम योजनाओं के माध्यम से लोगों को हमने जोड़ा है, उनको लाभ दिया है। अभी हमने 6 लाख लोगों को 1-1 हज़ार रुपये के हिसाब से लोगों को हमने विश्वकर्मा श्रम सम्मान निधि के माध्यम से उनको धन उपलब्ध कराया। तो हर आदमी को तो हमने चिंता करी है। कोरोना में महीने में 2 बार राशन, तो क्या क्या चीज़ों से हम लोगों को लाभ दे सकते थे, वो सारे प्रयत्न किए गए। और रही बात बेरोजगारी की, तो बेरोजगारी तो पूरी दुनिया में है, लेकिन बेरोजगारी पे काम किसी सरकार ने किया है तो वो हमारी सरकार ने किया है। बेरोजगारी हर सरकार में बढ़ती थी, सुरसा के मुंह की तरह। हमारी एक सरकार है जो आंकड़े कहते हैं, और वो स्वतंत्र एजेंसियों के आंकड़े हैं, केवल भारतीय जनता पार्टी के आंकड़े नहीं हैं। तो उन आंकड़ों के आधार पे पहली बार ऐसा हुआ है कि बेरोजगारी की दर में भयंकर गिरावट आई है और रोजगार लोगों को बढ़े हैं, रोजगार मिले हैं। ये बात सही है कि समाजवादी पार्टी के लोग बेरोजगार हुए हैं, ज़मीनों पे कब्जे नहीं कर पा रहे, ज़मीनों पे जो ठेकेदारी पट्टेदारी करते थे वो नहीं कर पा रहे, जो चैन लूटते थे, लोगों के जेब काटते थे वो नहीं कर पा रहे। तो कुछ बेरोजगारी वो तो बड़ी है, और वो बेरोजगारी तो रहेगी समाजवादी पार्टी के लोगों में। तो आप क्या, हम ये मानते हैं कि जितने भी गैर कानूनी काम होते थे वो बंद हैं, और इस नाते जो बेरोजगारी जनरेट हुई है तो वो ज़रूर परेशान है, और वो उनकी परेशानी जब तक रहेगी जनता तब तक प्रसन्न रहेगी। तो समाजवादी पार्टी में वो लोग प्रसन्न होते हैं और भारतीय जनता पार्टी में जनता प्रसन्न होती है। तो क्या मानते हैं कि जो पहले अवैध खनन होता था, जो आरोप लगते थे, क्या होता ही था, तो इस बार कमी आई है अवैध खनन में? वो तो आप स्वयं उसके क्या ड्रोन कैमरे लेके जाते हो, आप स्वयं बात भी करते हो, आपके संपर्क भी है, पुलिस के माध्यम से भी आप जाते ही हो। आपको खुद ही लगता होगा कि पहले पोकलेन लग के खनन होता था, ट्रक के ट्रक चले जा रहे, और झांसी से लेके लखनऊ तक बोरों में पैसा भर के जाता था। क्या आपसे छुपा था क्या? उस समय आप पत्रकारिता में आए थे, आपको सब पता है। ढाका जी के साथ में पोकलैंड से तो आज भी खनन हो रहा, कहाँ पोकलैंड रुकी? पोकलैंड से खनन के लिए कोई रोक नहीं है, लेकिन अवैध रूप से जब एक पट्टा नहीं होता था और उसके 1000-1000 ट्रक भरते थे, आज 25-25, 50-50 पट्टे हैं। और जितना अब जो खनन के एवज में जो धन उत्तर प्रदेश सरकार को आ रहा है, जितना हमारी सरकार में 1 साल में आया, उससे आधा भी 5 साल में नहीं आया। और जितना खनन हमारी सरकार में 5 साल में हुआ, उतना खनन उनका 1 साल में हो जाता था। तो यानी कि आपकी पॉलिसी से सरकार के राजस्व को लाभ पहुंचा है, आपकी जो पॉलिसी सरकार की। आप जनता के पास चले जाओ ना, गांव-गांव चले जाओ, पता कर लो कि आज एक ट्रैक्टर वाला भी अवैध खनन करता है तो वो पकड़ जाता है, उसको मुकदमा लिखता है। कार्रवाई एक ट्रैक्टर वाले पे भी होती है। पहले पूरा दिन रात खनन होता था, पुलिस आंख पे इधर को मुंह करके आंख पे पट्टी बांध के निकल जाती थी, अधिकारियों की हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि सिग्नल चाचाओं के यहाँ से होता था। जब चाचा खनन कराएंगे तो सैया भाई कोतवाल तो फिर डर काएगा। जब चाचा के यहाँ से आदेश होगा तो खनन नहीं रुकेगा, न ज़मीनों पे कब्जे रुकेंगे, न उत्पीड़न रुकेगा, न आतंक रुकेगा, न अत्याचार रुकेगा। जब योगी जी के तरीके से कोई सरकार चलाएगा तो सब चीज़ों पे अंकुश लगेगा और सारी चीज़ें बिल्कुल लोक कल्याण के हिसाब से ही चलेंगे। जो विधायक या जो कोई भी जनप्रतिनिधि है 5 साल एक विधानसभा में समय देता तो उसका वो क्षेत्र पूरा परिवार की तरह हो जाता। तो आपका भी बबीना विधानसभा एक परिवार की तरह है, तो परिवार में आपने अपने स्तर पर रोजगार देने के लिए कोई कदम उठाए, या आप अगर जनता आपको चुनती है इस बार आपके विकास कार्य के दम पर, तो आप आने वाले समय में उनके लिए रोजगार के अवसर तलाशेंगे व्यक्तिगत उस तौर पर? सरकार तो कर ही रही है। रोजगार व्यक्तिगत स्तर पर नहीं खोजे जा सकते, क्योंकि आप व्यक्तिगत स्तर पर एक आदमी को रोजगार दे सकते हो, 2 को दे सकते हो, 4। तो ये व्यक्तिगत मुद्दा भी नहीं है। व्यक्तिगत नहीं, कई जैसे अब यहाँ के मान के चलो आपके सांसद हैं, तो यहाँ की जो विकास कार्य होने, तो आप लोग विधानसभा में मुद्दा उठाते हैं, उच्च अपने नेताओं से कहते हैं, मंत्रियों से कहते हैं, मुख्यमंत्री से भी कहते हैं कि हमारे यहाँ ये काम आ जाए तो इसमें यहाँ के लोगों को रोजगार मिल जाएगा, इंडस्ट्री का। हमारे यहाँ पर्याप्त काम हुआ है ना। डिफेंस कॉरिडोर जो आया है उसमें हजारों लोगों को रोजगार मिलने वाला है। फूड प्रोसेसिंग यूनिट भी आ रही हैं, उनमें भी लोगों को रोजगार मिल रहा है। यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हो रहा है, उसमें भी लोगों को रोजगार मिलेंगे, अवसर मिलेंगे।
और लोगों को अपने आप को आगे बढ़ाने में सहयोग मिलेगा। लेकिन जो आपने कहा व्यक्तिगत स्तर पर रोजगार के लिए, चूँकि ये व्यक्तिगत एक विधानसभा एक गांव की समस्या नहीं होती है, इसके लिए संपूर्ण उत्तर प्रदेश और पूरे देश के हिसाब से योजना बनती है और योजनाएं बन रही हैं। आज हर आदमी की मॉनिटरिंग हो रही है, सबकी ट्रेसिंग हो रही है, रोजगार के मेले लग रहे हैं, लोगों को उनकी योग्यता के अनुसार उनका प्लेसमेंट हो रहा है। उसका ही तो परिणाम है कि हमने रोजगारी दर को बढ़ाया है और बेरोजगारी दर को घटाया है। उसका ही तो आज परिणाम है कि आज भले ही हो सकता है कि 1 लाख का रोजगार नहीं कर रहा हो, लेकिन 20-20, 25-25 हज़ार के 5 लोगों को रोजगार मिले। तो रोजगारों की संख्या में इजाफा हुआ है, 1-2 आदमी की आमदनी में हो सकता है कमी हुई हो। अभी 2 दिन से बड़ी एक पूरे शहर में चर्चा का विषय है कि आपके प्रतिद्वंदी हैं, उनके पिताजी भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं। तो काफ़ी दिन से चल रहा, मतलब 2 दिन से बहुत ज़्यादा चल रहा, कई चैनलों ने भी चला दिया। इसके बाद उन्होंने हालांकि खंडन किया, वो किसी पार्टी में नहीं जा रहे। तो अगर वो आपकी पार्टी में आते तो फिर राजीव सिंह पारीचा कहाँ जाएंगे? राजीव सिंह नहीं, आप नाम किसका ले रहे हैं? चंद्रपाल सिंह यादव की चर्चा हो रही थी। नहीं, हम इस पार्टी में तो आओ, देश सेवा करो, समाज सेवा करो, लूट डकैती सब बंद कर हो जाएगी और उसके बाद राम राम जपना, यही सब काम है यहाँ। तो भगवान का काम नाम लो और लोगों का काम करो। इससे जो प्रभावित होता है सबका स्वागत है। इसमें कोई व्यक्ति की पार्टी थोड़ी ना, व्यक्ति का कोई परिवार की पार्टी। ये तो जो भारत माता की जय बोलता है, जो गरीबों के लिए अपना सब कुछ समर्पित करता है, वो भारतीय जनता पार्टी में आता है। और जब भी मन में परिवर्तन आ जाए, जब भी, क्योंकि बताते हैं कि एक वाल्मीकि जी थे, उनके मन में परिवर्तन आ गया था और बहुत बड़े संत बने। तो जब जिसके मन में परिवर्तन आ जाए, भाजपा में स्वागत है उसका। और राजीव कहाँ जाएंगे? हम तो मिलके काम करेंगे, जो भी आएगा कदम से कदम मिला के काम करेंगे। सबका स्वागत है भारतीय जनता पार्टी में, राष्ट्र सेवा के लिए, भारत माता की जय कार्य के लिए जो भी आएगा उसका स्वागत है। और रही बात किसी व्यक्ति की, हम यहाँ व्यक्तियों के आधार पर राजनीति नहीं करते, हम लोग विचार के आधार पर राजनीति करते हैं। जो गरीब के हित में हो, सबके सुख के लिए हो, सबके कल्याण के लिए हो, उस राजनीति को हम लोग करते हैं। व्यक्तिगत ना हमारी किसी से बुराई है और ना व्यक्तिगत किसी दुश्मनी है। चुनाव भारतीय जनता पार्टी अगर हमको टिकट देती है और समाजवादी पार्टी से जिसको प्रत्याशी बनाएगी उससे चुनाव होगा, और जब तक चुनाव होगा तब तक चुनाव होगा। उसके बाद फिर जनता की सेवा में सब लोग लगेंगे। ये कोई, मैं समझता हूँ कि काल्पनिक प्रश्न है। तो इस बार कांटे की टक्कर रहने वाली है कि राजीव सिंह पारीचा अगर चुनाव मैदान में आते हैं तो एक तरफा है? ये क्लीन स्वीप होगा। मैं आपको आज ये कमिटमेंट कर रहा हूँ, क्लीन स्वीप होगा। 19 में से 19 सीटें भारतीय जनता पार्टी बुंदेलखंड की जीतेगी। फिर एक बार 300 के बहुमत वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। और हम प्रत्येक सीट पे पिछली बार के जो मार्जिन ऑफ जो डिफरेंस है उसको बढ़ाएंगे। इस बार हमको लगता है कि बबीना विधानसभा की जनता ऐतिहासिक मैंडेट देने वाली है। और मुझे लगता है कि जितना वोट विपक्ष के लोगों को मिलेगा उससे ज़्यादा का मार्जिन जीत का होगा। विधायक जी, आखिरी सवाल चलते चलते आपसे, 1-2 दिन में लिस्ट आने ही वाली है, तो राजीव सिंह पारीचा टिकट को लेकर कितने कॉन्फिडेंट हैं? ये लिस्ट तो पार्टी को जारी करनी है और हम चुनाव जीतने के लिए कॉन्फिडेंट हैं कि भारतीय जनता पार्टी बबीना विधानसभा से यशस्वी होगी, विजयी होगी, कमल का फूल यहाँ से जीत के जाएगा। जो भी प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी बनाती है, हम लोग स्वयं के लिए काम करने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग ध्येय के लिए काम करते हैं। और ध्येय है राष्ट्र ध्येय, समाज का कल्याण, गरीब का कल्याण, अंतिम व्यक्ति को कैसे लाभ मिले, उसके लिए काम करने वाले लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। तो मैं समझता हूँ कि जितने भी भारतीय जनता पार्टी के पहले से विधायक हैं, किसी के मन में कोई प्रश्न नहीं होगा कि किसको टिकट देगी, किसको टिकट नहीं देगी। कुछ लोग होते हैं जो स्वार्थ के लिए आते हैं कि चलो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, चलो भैया चलें। तो ऐसे लोगों के मन में रहता है तो वो अपने निर्णय भी लेते हैं, फिर जनता उनको फिर निर्णय लेने के बाद फिर अपना निर्णय भी लेती है जनता, फिर उनको बताती भी है, सिखाती भी है। तो यहाँ हम लोगों के लिए विषय नहीं। अगर 1% ऐसा होता है कि राजीव सिंह पारीचा को टिकट नहीं मिल रहा, तो क्या राजीव सिंह पारीचा एज ए कार्यकर्ता बनकर उस प्रत्याशी के लिए काम करेंगे?
हम भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करने वाले लोग हैं और जो भी टिकट जिसको मिलता है वो भारतीय जनता पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी होगा। और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सोचना और उसके खिलाफ काम करना, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने राजीव पारीछा को पहचान दी है। ये हमारी माँ है, ये कमल के फूल ही है जिसने हमको चारों तरह एक खुशबू की तरह बिखेरा है। भारतीय जनता पार्टी ने एक सामान्य से व्यक्ति को और ऐसे हजारों सामान्य लोगों को एक मान सम्मान इज्जत दिया है, पहचान दी है। जो बेईमान होगा वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सोच सकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी, टाइम समाचार से बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ बबीना विधानसभा के विधायक राजीव सिंह पारीछा। नहीं, ऐसा तो नहीं।